नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं लाया हूं एक ऐसा शीर्षक जो राजस्थान के अंदर सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हमारी राजस्थान की धरती पर आज़ादी से पहले बहुत सारी कुरीतियां और बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित रही, और जो काफ़ी प्रथाएं और कुरीतियां ऐसी भी है जो आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक प्रचलित रही। हमारी सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, हमने अपनी इच्छा शक्ति से कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास भी किया, लेकिन बावजूद इसके हम कई कुरीतियां ऐसी है जिसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाए। मैं उन्हीं सामाजिक प्रथाओं पर, उन्हीं सामाजिक कुरीतियों पर आप सबका ध्यान अपनी क्लास के अंदर आकर्षित करना चाहूंगा। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर बहुत सारी कुरीतियां, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे त्याग प्रथा हो, चाहे समाधि प्रथा हो, चाहे संथारा प्रथा हो, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो राजस्थान के अंदर प्रचलित रही है। और समय के साथ हमने चाहे सती प्रथा निरोधक कानून, चाहे दहेज प्रथा निरोधक कानून, चाहे सागड़ी निवारण अधिनियम, बहुत सारे कानूनों से उन प्रथाओं को रोकने का भी प्रयास किया। हम कुछ हद तक कुछ प्रथाओं को रोकने में कामयाब हो भी पाए, तो कुछ प्रथाओं को आज दिन तक रोका नहीं गया। जैसे राजस्थान या भारत के संदर्भ में अगर कहूं तो हमारे यहाँ आमतौर पर विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था। हमारे समाज सुधारकों जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसों ने प्रयास किया कि विधवा के पुनर्विवाह को कानूनी दर्जा दिया जाए, लेकिन हमने कानून के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को भले ही जायज मान लिया, लेकिन आज भी, सालों बाद भी, हम समाज के लोगों के मन में वो भाव नहीं भर पाए कि एक विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। अगर मान लो एक विधवा होती है एक औरत, और खास तौर से तब जब छोटी अवस्था में एक औरत विधवा हो जाए और हम कहे कि उसका पुनर्विवाह नहीं हो, दूसरी तरफ हमने अपने सामाजिक ताने बाने पर उस पर कई अंकुश लगा दिए। जैसे वो औरत महंगे वस्त्र नहीं पहन सकती, वो रेशमी या तड़क भड़क के वस्त्र नहीं पहन सकती, वो महंगे आभूषणों को धारण नहीं कर सकती। हर कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में उसका सामने आना हम अपशगुन के रूप में ट्रीट करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी कुरीतियों को खत्म नहीं कर पाए। जब छोटी उम्र में लड़की विधवा हो जाए तो क्या उसे जीवन जीने का हक नहीं, और क्या उसे दूसरा विवाह करके अपने जीवन को सम्मान के साथ जीने का हक नहीं? और अगर मान लो विवाह नहीं भी करे तो उस पर सामाजिक ताने बाने के अंकुश क्यों? हम लोगों ने आज सामाजिक प्रथाओं के मायाजाल के अंदर हमारे आम आदमी के जीवन को जकड़ कर रख दिया। बहुत सारी ऐसी प्रथाओं पर अपनी इस क्लास के अंदर जो है वो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर प्रचलित सामाजिक कुरीतियों पर मैं आपको एक एक करके लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं जिस सामाजिक प्रथा की बात कर रहा हूं, सती प्रथा। आपको जानकारी हो, मैं एक एक प्रथा जो राजस्थान के अंदर प्रचलित रही, उन प्रथाओं पर, उनके निवारण पर, और उन प्रथाओं को कुरीति के रूप में क्यों सालों बाद भी हम लोगों ने बनाए रखा और क्यों वो खत्म नहीं हो पाई, हम उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सती प्रथा की। और जब बात मेरी सती प्रथा की हो तो सती प्रथा का मतलब एक आदमी की मौत हो जाए, और आदमी की मौत हो जाने के बाद उसकी औरत, उसकी पत्नी, उसकी धर्मपत्नी, उसे भी समाज के दबाव के अंदर अपने पति के साथ अग्नि के अंदर स्वाहा होना पड़ता है। कहने को समाज के लोग कह दे कि वो औरत अपनी इच्छा से पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई है, लेकिन विद्यार्थियों, अगर 2, 3, 4 औरतें अपने पति के साथ अग्नि में स्वाहा होती है तो 5वीं औरत पर समाज का दबाव ऑटोमेटिक आ जाता है। उसको न चाहते हुए भी पति के साथ में अग्नि में जल जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे ये क्या हो गई, कुरीति हो गई। और अगर कोई औरत अपने पति के साथ अग्नि में स्वाहा नहीं हो तो कहते हैं पति के प्रति प्रेम ही नहीं, कहते हैं ये पतिव्रता ही नहीं। कैसे कैसे ताने सुनने पड़ते हैं। विद्यार्थियों, ये जिंदगी हमको भगवान ने दी है, तो भला हम अपनी इच्छा से भी इस जिंदगी को समाप्त करने के अधिकारी नहीं। अगर हम अपनी इच्छा से जिंदगी को खत्म कर सकते तो भारत में मर्सी किलिंग, भारत के अंदर इच्छा मृत्यु आज जायज होता। विद्यार्थियों, आज भारत में हम अपनी इच्छा से कोमा में पड़ा मरीज भी है, वो भी, उसके परिवार वाले भी कहे कि इसको इंजेक्शन लगाकर मार दीजिए, मगर भारत का कानून हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति भी नहीं देता। फिर सती प्रथा कैसे जायज हो गई? विद्यार्थियों, सती प्रथा के अंदर एक औरत अपने पति के साथ अग्नि के अंदर स्वाहा होकर
जलकर भस्म हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, अपनी यही लीला को समाप्त कर देती थी। इस प्रथा को, इस परंपरा को हम सती प्रथा कहते हैं। आपको जानकारी हो, एक सती प्रथा जिसकी चर्चा मैं करता हूं, एक औरत का अपने पति के साथ, ध्यान देना, एक औरत का अपने पति के शव के साथ अग्नि में स्वाह होना, अपने पति के साथ औरत का जो है वो जल जाना। आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर इस प्रथा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। राजस्थानी नहीं, भारत में भी, क्योंकि हम भारत के अंदर अगर गुप्त काल के भानुगुप्त के एरन के अभिलेख को देखते हैं, और अगर हम एरन के अभिलेख को देखें और वहां सैनिक गोपराज की पत्नी के सती होने के प्रमाण को देखें, विद्यार्थियों, भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण भी आज से 1500 साल पुराना प्रमाण है। राजस्थान के अंदर भी घटियाला का शिलालेख, 9वीं शताब्दी की शुरुआत का घटियाला का शिलालेख जोधपुर में प्राप्त हुआ, और वहां सेनापति राणुका की पत्नी देवी के सती होने का प्रमाण है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, सती प्रथा के बारे में हम कहते हैं, एक औरत जब अपने पति के शव के साथ में जलकर भस्म हो जाए, अपनी यही लीला को समाप्त कर दे, तो हम इसे सती प्रथा कहते हैं। और केवल सती प्रथा ही नहीं, इस प्रथा को सह मरण भी कहते हैं, मतलब पति के साथ मर जाना। इस प्रथा को सह गमन भी कहते हैं, पति के साथ में भगवान के घर चले जाना। और इस प्रथा को अन्वारोहण भी कहते हैं, पति की तो मौत हो गई लेकिन औरत भी पति के साथ में मौत को गले लगा रही है। विद्यार्थियों, ये सती प्रथा कह दो, सह मरण कह दो, सह गमन कह दो और अन्वारोहण कह दो, राजस्थान के राजपूत समुदाय में इस प्रथा का बहुत प्रचलन रहा। विद्यार्थियों, अगर राजस्थान के राजपूत समाज को हम देखते हैं, तो राजस्थान के राजपूत समाज में विशेष रूप से यह प्रथा प्रचलित रही है। राजस्थान के अंदर परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है, सती प्रथा का प्रचलन कौन से समाज में सबसे ज्यादा रहा? राजपूत समाज के अंदर। और विद्यार्थियों, बात सती प्रथा की जब मैं करता हूं, राजस्थान के राजपूत समाज में यह प्रथा प्रचलित रही। और इस प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण की अगर बात की जाए, इस प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण की बात अगर मैं भारत के संदर्भ में करता हूं, तो विद्यार्थियों, भानुगुप्त का गुप्त काल का एरन का अभिलेख, ध्यान देना, गुप्त काल के अंदर एरन का अभिलेख, और गुप्त काल के एरन के अभिलेख की बात करता हूं, वह सैनिक गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण है। वह सैनिक गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण है। और विद्यार्थियों, वो गोपराज की पत्नी जो सती हो रही है, ये भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। और अगर मैं बात राजस्थान की धरती की करता हूं, तो विद्यार्थियों, राजस्थान की धरती पर जोधपुर जिले से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, घटियाला का शिलालेख, 9वीं शताब्दी के शुरुआत का यह शिलालेख है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, यह घटियाला का शिलालेख जो राजस्थान के जोधपुर की धरती से प्राप्त हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस घटियाला के शिलालेख के अंदर कहते हैं कि एक सेनापति है राणुका, उस सेनापति राणुका की पत्नी देवी के सती होने का प्रमाण है। उसका उल्लेख है, सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी देवी वो सती हो रही है, और उसके सती होने का उल्लेख आपको जानकारी हो, सेनापति राणुका की पत्नी देवी के सती होने का प्रमाण हमें राजस्थान के घटियाला के शिलालेख से मिलता है। जैसे भारत के अंदर मध्य प्रदेश में जो एरन का अभिलेख मिला, वहां से सैनिक गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण है, तो राजस्थान के जोधपुर जिले की धरती पर घटियाला का शिलालेख हमको प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, ये घटियाला का शिलालेख जो 804 ईस्वी का, आपको जानकारी हो, 804 ईस्वी की घटियाला के शिलालेख के अंदर, गुर्जर प्रतिहार काल के घटियाला के शिलालेख के अंदर, विद्यार्थियों, सेनापति राणुका की पत्नी देवी के सती होने का प्रमाण मिला। यह सती प्रथा जिसकी चर्चा मैं यहां करता हूं, विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो जरा, अगर सती प्रथा की बात करें, सहमरण भी कहते हैं, सहगमन भी कहते हैं और अन्वारोहण भी कहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात सती प्रथा की होती है, कहते हैं कि तुगलक वंश के अंदर एक शासक हुआ जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के अंदर एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और वो मोहम्मद बिन तुगलक, चाहे आप उसे विद्वान सुल्तान कह दो और चाहे उसे पागल सुल्तान कह दो, विद्वान कहने को विद्वान भी था और पागल कहने को पागल भी था। जितनी योजनाएं बनाई वो योजनाएं नष्ट नाबूद हो गई।
और दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले जाने वाला, दौलताबाद राजधानी ले जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। विद्यार्थियों, वो मोहम्मद बिन तुगलक भारत के अंदर कहते हैं कि इसने सती प्रथा के विरोध में पहली बार आदेश जारी किए थे। भारत में अगर बात करते हैं सती प्रथा के विरोध में आदेश जारी करने वाला सल्तनत काल का शासक कौन था, तो विद्यार्थियों सती प्रथा के विरोध में आदेश जारी करने वाला वो सल्तनत काल का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। वो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने सती प्रथा के विरोध के अंदर, आपको जानकारी हो, आदेश भी जारी किए। लेकिन बात आधुनिक काल की करी जाएगी, क्योंकि सती प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आदेश जारी होने से तो रुकी नहीं। और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जब बात सती प्रथा की होती है, जब बात सती प्रथा के विरोध में कानून की होती है, तो विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर, वैसे भारत की बात करूं, 1829 की बात करूं और विलियम बेंटिक के काल के कानून की बात करूं, उससे पहले यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर विलियम बेंटिक के कानून आने से पहले ही राजस्थान के अंदर 1822 के अंदर बूंदी के महाराव राम सिंह जी ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ध्यान देना, बूंदी के महाराव राम सिंह जी, बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा, 1821 से 1889 तक ये बूंदी की राजगद्दी पर रहे। और कहते हैं कि बूंदी के महाराव राम सिंह जी के काल में 1822 के अंदर, आपको जानकारी हो, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। बूंदी के महाराव राम सिंह जी के काल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। लेकिन विद्यार्थियों, बूंदी के महाराव राम सिंह जी के काल में सती प्रथा गैर कानूनी भले ही घोषित कर दी गई, लेकिन बहुत ज्यादा असर, बहुत ज्यादा प्रभाव इस कानून का बूंदी रियासत में देखने को नहीं मिला। लेकिन 1829 के अंदर, वर्ष 1829 का आया और 1829 के अंदर तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कौन थे बताइएगा जरा? 1829 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? 1829 के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे सर विलियम बेंटिक। ध्यान देना, अब कई लोग लिख देते विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल के काल में। ठीक है, विलियम बेंटिक का गवर्नर जनरल का काल तो है ही, मगर विलियम बेंटिक 1829 के जिस साल की बात कर रहा हूं, उस समय क्या वो भारत के गवर्नर जनरल थे? नहीं, उस समय उनका पदनाम था बंगाल के गवर्नर जनरल। ये बात अलग है कि बंगाल के गवर्नर जनरल होने के दौरान बंबई और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियां उनके अंडर में हुआ करती थी, एक बड़ी प्रेसिडेंसी हिस्से के वो गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया, और तब विलियम बेंटिक ही भारत के पहले गवर्नर जनरल के पद पर काबिज हुए। आपको जानकारी हो, 1829 में बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, और ये एक सरकारी अध्यादेश के द्वारा एक कानून लेकर आए, और उस कानून को हम कहते हैं रेगुलेशन एक्ट 17। आपको जानकारी हो, उस कानून को कहते हैं रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829। ध्यान देना, रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829। और विद्यार्थियों, इसी रेगुलेशन एक्ट 17 को सती प्रथा निरोधक कानून 1829 कहा जाता है। इसी रेगुलेशन एक्ट 17 का जो कानून है 1829 का, उस कानून को हम सती प्रथा निरोधक कानून 1829 कहते हैं। ध्यान देना, सती प्रथा निरोधक कानून 1829 कह दो, रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829 कह दो। ये सती प्रथा निरोधक कानून परीक्षा में सवाल आवे, किस गवर्नर जनरल के काल में आया? विलियम बेंटिक के काल में आया। लेकिन विलियम बेंटिक का पदनाम उस समय भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, उस समय पदनाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और विलियम बेंटिक 1833 में ही भारत के पहले गवर्नर जनरल के पद पर काबिज हुए। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात बताना चाहूंगा, रेगुलेशन एक्ट 17 का रेफरेंस लेकर, इसका हवाला लेकर, राजस्थान में जिस रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया, वो थी अलवर रियासत। 1830 के अंदर अलवर के राजा विनय सिंह ने, ध्यान देना, 1830 के अंदर अलवर के शासक हुआ करते थे विनय सिंह। विनय सिंह कह दो, बने सिंह कह दो, अलवर के शासक विनय सिंह ने भी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और बहुत अच्छा
आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। निश्चित रूप से ये जानकारी, चाहे आप कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप पटवारी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप रीट की परीक्षा दे रहे हो, रीट द्वितीय स्तर के अंदर विशेष रूप से, और चाहे आप सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हो, और चाहे आप आरएएस की एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ये नॉलेज, ये प्रथाएं, ये कुरीतियां, इनके ऊपर अक्सर परीक्षा में सवाल आता है। और इन कुरीतियों के बारे में एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए इस बात को। आपको जानकारी हो, बंगाल के गवर्नर जनरल रहने के दौरान विलियम बेंटिक एक कानून लेकर आए, रेगुलेशन एक्ट 17 of 1829, जिस कानून को हम कहते हैं सती प्रथा निरोधक कानून 1829, और 1830 के अंदर अलवर के शासक विनय सिंह जी ने, आपको जानकारी हो, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसी अध्यादेश का हवाला लेकर, इसी के रेफरेंस के अंदर ध्यान देना। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है राजस्थान में कौन सी रियासत ने सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया, तब आप रियासत लिखेंगे बूंदी। और महाराव कौन थे? राम सिंह जी, उन्होंने सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन सवाल आता है, भारत के अंदर सती प्रथा निरोधक कानून कब बनाया गया? 1829। सवाल भारत में कई बार पूछा गया है, लेकिन वास्तव में उस कानून को लाने वाले जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उनका पदनाम उस समय भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, उस समय उनका पदनाम था बंगाल के गवर्नर जनरल। ये बात अलग है कि बाद में वही विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर काबिज हो गए। पर विद्यार्थियों, इसी अध्यादेश को एक आधार मानकर और राजस्थान की अलवर रियासत के शासक विनय सिंह जी ने भी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। पर विद्यार्थियों, मैं एक बात और यहां पर आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, और वो ये कि सती प्रथा निरोधक कानून की चर्चा तो हम लोग करते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर आजादी के बाद भी कहते हैं कि इस प्रथा का जो है वो असर देखा गया। राजस्थान के अंदर आजादी के बाद भी सती प्रथा राजपूत समाज में विशेष रूप से देखी गई। चाहे वो सतियों का महिमा मंडन करना हो, चाहे वो सती प्रथा को बढ़ावा देना हो। देखिए, जब ये प्रथा आई थी शुरुआत के अंदर, तो सती प्रथा का मतलब कहते हैं कि उस समय जो राजघरानों का काल था, राजा किसी व्यक्ति की, आदमी की मौत हो जाती थी और उसकी पत्नी को जो है वो बहुत सारी ताकतों से डर रहता था, और जिस कारण से वो अपने पति के साथ अग्नि में जलकर स्वाह हो जाती थी। लेकिन समय के साथ ये कुरीति बन गई और इसको सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न राजपूत समाज के द्वारा बनाया गया। सामाजिक प्रतिष्ठा इस रूप में कि हमारे घर की औरत है और वो अपने पति के साथ अग्नि में स्वाह हो रही है, इसका मतलब हमारे घर की औरत वो पतिव्रता औरत है और वो अपने पति से प्रेम करती है और पति के साथ में अग्नि के अंदर जलकर स्वाह हो रही है। धीरे धीरे ये कुरीति के रूप में आगे बढ़ गई, और कुरीति के रूप में इतनी आगे बढ़ी कि एक औरत जो अपने पति के साथ में अग्नि में जलना नहीं चाहती, उस पर भी समाज का दबाव बढ़ता है, उस पर भी समाज का दबाव पड़ता है, वो भी सामाजिक दबाव में आती है, और उसको भी ये डर लगता है कि मेरे पड़ोस की वो महिला अपने पति के साथ में अग्नि के साथ में जलकर भस्म हो गई, और मैं अगर अग्नि के साथ में जलकर खत्म नहीं होंगी तो कल लोग कहेंगे कि वो औरत अपने पति से प्रेम नहीं करती, वो औरत पतिव्रता नहीं है, वो औरत अपने परिवार की मान और मर्यादा का ध्यान नहीं रख रही है। ये सती प्रथा, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये सती प्रथा राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी कुरीति के रूप में रही। लेकिन हद तब हो गई जब राजस्थान के अंदर आजादी के बाद भी, आपको जानकारी हो 1887 की मैं एक प्रकरण पर ले आना चाहूंगा, और जब 1887 के प्रकरण पर ले आना चाहूं तो 1887 के अंदर एक प्रकरण हुआ जिसका नाम आप सभी को पता है, रूप कंवर सती प्रकरण। विद्यार्थियों, ये रूप कंवर सती प्रकरण जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, रूप कंवर सती प्रकरण के बारे में बहुत कुछ तो हमारे विद्यार्थियों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि रूप कंवर नाम की एक महिला, जिसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, 16-18 साल की वो महिला थी, और वो 18 साल की युवती रूप कंवर, जिसकी शादी 4 सितंबर 1887 की अगर मैं चर्चा करूं तो 7 महीने पहले ही दिवराला गांव सीकर के माल सिंह जी शेखावत के साथ हुई। दिवराला गांव सीकर के रहने वाले माल सिंह शेखावत के साथ 18 साल की रूप कंवर ब्याही जाती है, और 7 महीने की शादी के जीवन के बाद, 7 महीने के वैवाहिक जीवन के बाद रूप कंवर की जिंदगी को ग्रहण तब लगता है जब विद्यार्थियों 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव सीकर के रहने वाले रूप कंवर के पति माल सिंह जी की मौत हो जाती है। और माल सिंह जी की मौत होने के बाद में सामाजिक दबाव के अंदर वो 18 साल की रूप कंवर 4 सितंबर 1987 को अपने पति की चिता के साथ में जलकर स्वाहा हो जाती है।
विद्यार्थियों, ये मामला राजस्थान की राजनीति में उफान लेकर भी आया। ये मामला राजस्थान की राजनीति में हलचल भी लेकर आया। उस समय राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे मान्य हरिदेव जोशी, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की खांडू विधानसभा सीट से पहली से लेकर और 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहे। और बात अगर खांडू गांव के रहने वाले मान्य हरिदेव जोशी की सरकार की करूं, तो हरिदेव जोशी की सरकार ने सती प्रथा के ऊपर रूपकवर सती प्रकरण जो चला, राजपूत समाज के भारी दबाव के बावजूद भी एक केस चलाया गया रूपकवर सती प्रकरण के नाम से। और कहते हैं कि हाईकोर्ट के अंदर वो केस 1987 से लेकर आज तक वो कोर्ट के अंदर केस है, लेकिन कोर्ट के द्वारा दोषियों को सजा में चाहे वो विलंब हुआ हो। कई दोषी तो ऐसे रहे जो हाईकोर्ट के चलते केस के दौरान इस दुनिया से ही चले गए। लेकिन 1987 और 2019-20 विद्यार्थियों लगातार हाई कोर्ट के दरवाजे पर यह केस दस्तक देता रहा। कई दोषी इसके अंदर बरी भी हो गए। रूप कवर सती प्रकरण में यह भी कहा गया कि रूप कवर के ऊपर दबाव था कई लोगों का कि उसे सती होना है। आपको जानकारी हो, रूप कवर सती प्रकरण के बाद वो कमरा जहां रूप कवर रहती थी, वो रूप कवर का जो निजी कमरा, उसे भी लोगों ने धार्मिक आस्था का केंद्र बना दिया। और लोगों ने जब धार्मिक आस्था का केंद्र बनाया, हाईकोर्ट ने दखल दिया और हाईकोर्ट ने यह कहा कि किसी भी सती ऐसी चीज का जो सती प्रथा को बढ़ावा दे, उसका महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। अगर आप सतियों का मेला लगा तो आपको बाकायदा ध्यान हो, जब रूप कवर की पहली बरसी आई, लोगों ने रूप कवर की न केवल पूजा अर्चना बल्कि चुनरी महोत्सव का आयोजन भी किया। एक तरीके से देखिए, रूप कवर की पूजा करने का मतलब यह था कि राजस्थान की दूसरी महिलाओं को सती बनने के लिए लालयित करना, प्रेरित करना कि आप भी सती हो, आपकी भी ऐसी पूजा होगी। आपको जानकारी हो, रूप कवर सती प्रकरण जब हुआ, मान्य हरिदेव जोशी की सरकार थी और राजपूत समाज के कई लोग इस सती प्रथा को जायज ठहराने में लगे हुए थे। और ऐसी स्थिति में सभी की नजरें उस समय विपक्ष में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह जी शेखावत पर टिकी हुई थी। वो भैरव सिंह जी शेखावत जो उस समय विपक्ष में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन दिनों विदेश यात्रा पर थे। और सबको यह लगता था कि भैरव सिंह जी शेखावत जब भारत आएंगे, वो रूप कवर सती प्रकरण में राजपूत समाज के पक्ष में खुलकर बोलेंगे। लेकिन जब भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान की धरती पर आए, उन्होंने रूप कवर सती प्रकरण का जमकर विरोध किया। अपने समाज के खिलाफ जाकर भी उन्होंने रूप कवर सती प्रकरण को जायज नहीं ठहराया, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति के साथ में अगर जलकर भस्म होती है, जलकर स्वाहा होती है, चाहे वो उसकी इच्छा रहे चाहे उसकी इच्छा न रहे, क्योंकि इच्छा थी या नहीं थी इसका फैसला नहीं किया जा सकता। जब हम ऐसे परिवेश में रहते हो जहां औरतों पर आमतौर पर सामाजिक दबाव तो होता ही है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, वो रूप कवर सती प्रकरण दिवराला गांव सीकर के माल सिंह शेखावत की मौत के बाद 4 सितंबर 1987 को रूप कवर का सती हो जाना और फिर उस केस का राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाना, और विद्यार्थियों आपको जानकारी, उस केस का हाईकोर्ट के दरवाजे तक जाना। और हाईकोर्ट के दरवाजे में कहते हैं डिले जस्टिस डिनाइड जस्टिस। आज 40 साल तक लगातार, आपको जानकारी हो, 30 साल से ऊपर हो गए, 40 नहीं 30 साल से ऊपर हो गए। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, 30 साल से ऊपर, और राजस्थान के हाईकोर्ट में कई तो दोषी खत्म हो गए, उनकी मौत नेचुरल डेथ हो गई, लेकिन उनको दंड नहीं मिला। हमारी न्याय व्यवस्था की ये जो लचर प्रणाली, न्याय की हमारी कमियां, लोग पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाता है लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, यह रूप कवर सती प्रकरण 4 सितंबर 1987 का प्रकरण, लेकिन विद्यार्थियों रूप कवर सती प्रकरण के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आना और फिर राजस्थान की विधानसभा के द्वारा एक कानून बनाया जाना, सती प्रथा निरोधक कानून 1987। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, यह सती प्रथा निरोधक कानून 1987 का बनना और सती प्रथा निरोधक कानून 1987 के द्वारा राजस्थान में न तो आप किसी सती का महिमा मंडन कर सकते हो, न किसी सती का मेला आयोजित कर सकते हो, न किसी सती की पूजा कर सकते हो, न किसी सती को बढ़ावा दे सकते हैं, सतियों के मेले का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आपको जानकारी हो, सती प्रथा के ऊपर, सतियों के महिमा मंडन पर, और राजस्थान में जो भी सतियों के मेले, चाहे आपने सुना ही होगा भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू के अंदर भी एक लोक देवी सती माता, जिसको हम नारायणी देवी कहते हैं, उनका भी मेला लगता है। मगर 1987 के रूप कवर सती प्रकरण के बाद राजस्थान के अंदर आपको जानकारी हो,
सती प्रथा निरोधक कानून 1987 का बनना और सती प्रथा निरोधक कानून 1987 के द्वारा राजस्थान में सती प्रथा को पूरी तरीके से उन्मूलित करने का प्रयास हुआ। और मैं समझता हूं ये कानून आने के बाद आपको ध्यान हो, कई कानून के लूपहोल भी चलते हैं, लेकिन राजस्थान में रूप कंवर सती प्रकरण के बाद शायद मैंने जितना भी पढ़ा है मेरे ध्यान में कोई और सती प्रकरण नहीं आया है। आपको जानकारी हो, हालांकि जिस समय का ये प्रकरण है उस समय मेरी उम्र केवल 1 साल रही होगी, तो मुझे उस समय के प्रकरण की उस समय के परिप्रेक्ष्य में जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में जितना भी किताबों में पढ़ा, रूप कंवर सती प्रकरण के बाद कोई राजस्थान के अंदर सती प्रकरण चर्चा के अंदर नहीं रहा। इसका मतलब आज राजस्थान के राजपूत समाज में भी मैं ये कह सकता हूं कि सती प्रथा का उन्मूलन हो चुका। और अगर कहीं पर ऐसी प्रथा आज भी चल रही है तो हमारे विद्यार्थी आप सभी जागरूक है और निश्चित रूप से ऐसा सती प्रकरण राजस्थान के अंदर दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 साल की महिला रूप कंवर को भी उसकी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार था। देखो, फैसला करने वाला और न्याय करने वाला मैं नहीं हूं कि वो प्रकरण सही था, गलत था, उस पर दबाव था, नहीं था, पता नहीं, लेकिन ऐसा प्रकरण होना ही नहीं चाहिए। दबाव नहीं था तो भी नहीं होना चाहिए, और औरत अपनी इच्छा से सती हो रही है तो भी सती प्रथा जायज नहीं है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में यह भूचाल लेकर आया। राजस्थान का यह सती प्रथा, आपको जानकारी हो, सती प्रथा निरोधक कानून 1987 जो मान्य हरिदेव जोशी जी के काल में आया। आप सोचिए उस समय भैरव सिंह जी शेखावत पर अपने समाज का कितना दबाव रहा होगा, लेकिन बावजूद इस दबाव के, आपको जानकारी हो, बावजूद इस दबाव के कहते हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार 10 विधानसभा वाले विधायक हरिदेव जोशी और विपक्ष में रहने वाले वो भी 10 विधानसभा के विधायक भैरव सिंह शेखावत। ये बात अलग है, 5वीं विधानसभा को छोड़कर पहली से 11वीं विधानसभा तक भैरव सिंह जी विधायक रहे और हरिदेव जोशी पहली से 10वीं तक लगातार विधायक रहे। 2 ही शख्स तो है जो राजस्थान के अंदर 10-10 बार विधायक रहे, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह जी। हरिदेव जोशी सीएम थे, भैरव सिंह जी विपक्ष में थे। दोनों ही, हरिदेव जोशी भी 3 बार सीएम रहे, भैरव सिंह जी भी 3 बार सीएम रहे। लेकिन विद्यार्थियों, दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि सती प्रथा निरोधक कानून बनना चाहिए और सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि रूप कंवर सती प्रकरण के अंदर राजपूत समाज के दबाव को माने बिना इस प्रथा के आरोपियों पर केस चलना चाहिए। और उधर भैरव सिंह जी भी अपने समाज के खिलाफ जाकर भी रूप कंवर सती प्रकरण के अंदर कहने लगे, इस पक्ष में आए कि ये सती प्रथा गलत है और जो भी आरोपी है उनको सजा मिलनी चाहिए। विद्यार्थियों, मैं उस समय मेरी उम्र 1 साल थी तो मैं अपनी मेमोरी के बेस पे तो कह नहीं सकता, लेकिन जितना मैंने सुना है निश्चित रूप से उतना आपको बताने का प्रयास किया है। सती प्रथा निरोधक कानून के संदर्भ में जो भी जानकारियां मेरे पास थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन विद्यार्थियों, एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे सती प्रथा के अंदर हम लोग कहते हैं, सती प्रथा भी कहते हैं हम लोग, सहमरण भी कहते हैं, हम सहगमन भी कहते हैं। आपको जानकारी हो, ऐसे ही राजस्थान के अंदर एक प्रथा आती है अनुमरण, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अलग एक प्रथा का जिक्र मैं कर रहा हूं। अनुमरण नाम की प्रथा क्या है? अनुमरण, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, सती प्रथा के अंदर तो औरत अपने पति के साथ में उसकी चिता पर जलकर भस्म हो जाती थी, लेकिन अनुमरण नाम की प्रथा के अंदर पति की मृत्यु चाहे कहीं पर भी हुई हो, जैसे औरत एक जगह रह रही है और उसके पति की मृत्यु किसी दूसरे स्थान पर हो गई, तो ऐसी स्थिति में भी वो औरत अपने पति, अब देखो पति की मौत दूसरी जगह हो गई और पति का अंतिम संस्कार भी दूसरी जगह हो गया, उसी जगह जहां मौत हुई हो गया, लेकिन अपने पति की किसी निशानी के साथ वो औरत जो है वो अग्नि के अंदर जलकर समाप्त हो जाया करती थी। इसको कहते थे अनुमरण की प्रथा। ध्यान देना, ऐसी प्रथा को कहते थे अनुमरण। अनुमरण का मतलब क्या है कि पति की मृत्यु अन्यत्र हुई है, पति की चिता को दाग औरत के सामने नहीं दिया जा रहा है, पति की मृत्यु अन्यत्र हो गई, पति का अंतिम संस्कार भी अन्यत्र हो गया। देखो, पति की मृत्यु भी अन्यत्र हो गई, पति का अंतिम संस्कार भी अन्यत्र हो गया। तब ऐसी स्थिति में पति के किसी प्रतीक चिन्ह के साथ, पति की किसी निशानी के साथ, ध्यान देना, पति नहीं है, पति का अंतिम संस्कार, पति को दाग दूसरी जगह दे दिया, लेकिन पति के प्रतीक चिन्ह के साथ औरत का अग्नि में प्रविष्ट हो जाना। देखो, ये भी एक कुरीति है,
नहीं होना चाहिए। सती प्रथा की तरह ही है, लेकिन सती प्रथा के अंदर पति के शव के साथ में अग्नि में जलते हैं, और यहां पति के प्रतीक चिन्ह के साथ औरत का अग्नि में प्रविष्ट हो जाना, पति के प्रतीक चिन्ह के साथ औरत का अग्नि में प्रविष्ट हो जाना। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इस प्रकार की प्रथा को हम लोग कहते हैं अनुपरण, और अनुमरण करने वाले औरत को क्या कहते हैं? महासती कहते हैं। ध्यान देना, अनुमरण करने वाली औरत कहलाती है महासती, बड़ी सती। अब देखो, ये शब्द पुराने हैं। मैं न तो सती प्रथा का समर्थन करता हूं, न मैं सती प्रथा का समर्थन करता हूं। कई विद्यार्थी कह सकते हैं, सर अपने समाज की प्रथा होती है तब समर्थन करते, दूसरे समाज की प्रथा होती है तो विरोध करते। नहीं, जैन समाज के अंदर भी एक प्रथा है, संथारा प्रथा, जिसको धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है। मैं उस प्रथा का भी विरोध करता हूं, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी आदमी चाहे दुनिया में कितने ही बड़े कष्टों में हो, ना तो उसे आत्महत्या का अधिकार है, ना उसे इच्छा मृत्यु का अधिकार है, ना अपनी इच्छा से मौत को गले कोई भी आदमी नहीं लगा सकता। दुख है, दुख को झेलो, और इस दुनिया का कोई दुख ऐसा नहीं जिसको झेलने की हिम्मत आप में नहीं हो। कई परीक्षाओं में असफल होते विद्यार्थी सुसाइड करते, और बाड़मेर का चौहटन आत्महत्याओं का गढ़ बन गया कई प्रेम कहानियों के चक्कर में। लेकिन विद्यार्थियों, इस एक बात दिमाग के अंदर होनी चाहिए, भगवान ने ये जिंदगी दी और ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जान लेने का अधिकार खुद भी नहीं है। हमें कष्टों को झेलना है, बड़े से बड़ा कष्ट भी हो, हम उस कष्ट को झेलने की हिम्मत रखते हैं। परीक्षा में असफल हो गए तो क्या परीक्षा ही जिंदगी है? क्या नौकरी ही जिंदगी है? जसनाथ जी 24 साल की उम्र में देवलोक गमन हो गए, विवेकानंद जी 39 साल की उम्र में चले गए। आज क्या वो सरकारी नौकरी के लिए जिए थे? आज उनको जाने के बाद भी उनके विचारों के कारण हम याद कर रहे हैं। जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। आत्महत्या करके क्या हम दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ऐसी औरत जो पति की मृत्यु अन्यत्र हो जाने पर, पति का अंतिम संस्कार भी अन्यत्र हो जाने पर, पति के प्रतीक चिन्ह के साथ में अग्नि में अगर प्रविष्ट हो जाती है, तो ऐसी औरत को महासती कहते हैं, और इस प्रथा को कहते हैं अनुमरण की प्रथा। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर कई जगह पर एक मां भी अपने बेटे के साथ में अग्नि में स्वाह होने के ऐसे भी कई उदाहरण हमें मिले हैं। आपको जानकारी हो, जब एक मां अपने पुत्र की मृत्यु के बाद में पुत्र के साथ में अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, देखिए अब कई लोग कहेंगे सर सती प्रथा गलत है, मां बेटे के साथ इसमें कैसा? नहीं, अपनी इच्छा से मृत्यु का अधिकार किसी भी व्यक्ति को न है, न होना चाहिए। आपको जानकारी हो, अगर मां पुत्र के साथ में अग्नि में जल जाती है, अग्नि में स्वाह हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो सती होती थी उसको मां सती कहते थे। गौर करिए, एक है सती, एक है महासती और एक है मां सती। सती जिसमें पत्नी अपने पति के शव के साथ अग्नि में जल जाए, सती। एक है महासती, जब पत्नी अपने पति के प्रतीक चिन्ह के साथ अग्नि में प्रविष्ट हो जाए, ऐसे केस में जब पति की मौत कहीं अन्यत्र हो गई, वो है महासती। और एक ऐसा केस जहां पर एक पुत्र के साथ में उसकी मां अग्नि में जल जाए, तो ऐसे केस के अंदर होती है मां सती। तीनों ही प्रथाएं विद्यार्थियों नहीं होनी, कानून एक ही है, सती प्रथा निरोधक कानून। किसी भी औरत को अपने पति के साथ, पति के शव के साथ या पति के प्रतीक चिन्ह के साथ अग्नि में जल जाने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर सती प्रथा बिल्कुल गैर कानूनी है, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे पढ़े लिखे विद्यार्थी भी ध्यान रखें, सती प्रथा के हम लोग बिल्कुल विरोध में हैं, और निश्चित रूप से हमको विरोध में होना चाहिए। और मुझे लगता है आज की तारीख में राजपूत समाज में भी जागृति आई है, और अब सती प्रथा जो है वो एक तरीके से उन्मूलित तो हो चुकी है। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए तो आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं राजस्थान के अंदर अगली एक प्रथा के ऊपर आ रहा हूं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर जब मैं सती प्रथा की बात करता हूं, तो सती प्रथा की तरह ही आपको जानकारी हो, एक प्रथा कह दो, परंपरा कह दो, राजस्थान के अंदर प्रचलित एक शब्द कह दो। आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर जब मैं सती प्रथा की बात मैंने करी, तो सती प्रथा के साथ ही एक राजपूत समाज की ही एक प्रथा की बात कर रहा हूं, त्याग प्रथा। ध्यान देना, राजपूत समाज की ही एक प्रथा है त्याग प्रथा।
आपको जानकारी हो। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसके अंदर गलत करके आते हैं, क्योंकि अक्सर त्याग प्रथा को देखते ही हमारे विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क में जो चीज आती है कि त्याग प्रथा ये मतलब त्याग करता वाला यार त्याग प्रथा नहीं। त्याग प्रथा का मतलब क्या है विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो। त्याग प्रथा राजस्थान के राजपूत समाज के अंदर प्रचलित एक कुरीति रही। त्याग प्रथा राजस्थान के राजपूत समाज के अंदर प्रचलित एक कुरीति रही। ध्यान देना, राजस्थान के राजपूत समाज के अंदर प्रचलित एक कुरीति थी त्याग प्रथा। परीक्षा के अंदर कभी सवाल पूछा जाता है कि त्याग प्रथा राजस्थान के अंदर कौन से समाज में प्रचलित रही, तो अपने को उत्तर देना है राजपूत समाज के अंदर। और राजपूत समाज में आपको जानकारी हो, आमतौर पर जो विवाह के कार्यक्रम होते थे, विवाह के उत्सव होते थे, शादी के समारोह होते थे, उसमें चारण है, भाट है, ढोली है, ये वधू पक्ष से मुंह मांगी दक्षिणा लेते थे। ध्यान देना, मुंह मांगी दक्षिणा, वधू पक्ष से मुंह मांगी दक्षिणा लेते थे। और मुंह मांगी दान दक्षिणा के अंदर ये हठ भी कर लेते थे। देखो, पहले तो दक्षिणा आपकी मर्जी देता, अच्छा धीरे धीरे वो कहते हैं कि हम लोग केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी और मेरी भी बात कर रहा हूं, हम लोग सभी सुविधा को अधिकार मान लेते हैं। आज जैसे YouTube पर मैं 4 दिन क्लास दे रहा हूं, निःशुल्क क्लास है, लेकिन बीच में 1 दिन क्लास नहीं आती है, हमारे स्टूडेंट कमेंट पे कमेंट, और हम पूरा ही अपना विचार सामने वाले के प्रति नेगेटिव बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुविधा को अधिकार बना लेते हैं। सीधी सी बात है विद्यार्थियों, हालांकि मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए मुझ पर इन बातों का असर भी नहीं होता। आप लोग निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन गौर करिएगा, कई बार तकनीकी दिक्कत के कारण सपोज आवाज नहीं आ रही है कमेंट पे कमेंट, क्यों? क्योंकि हमने सुविधा को अधिकार मान लिया। आपको जानकारी हो, बहुत सारी सुविधाएं जब हमको मिलती है, निश्चित रूप से आपको जानकारी हो, YouTube पे तो निःशुल्क क्लास है और सुविधा है आप लोगों के लिए कि आप आराम से उसको एंजॉय करिए। और वहां पर भी हमें लगता है कि ये सुविधा नहीं, हमारा अधिकार है कि हमको 10 बजे तो 10 बजे मिलनी चाहिए क्लास, 8 बजे तो 8 बजे मिलनी चाहिए क्लास। गौर करिए। और ये चलो ह्यूमन टेंडेंसी है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, लेकिन त्याग प्रथा क्या है, राजपूत समाज के अंदर प्रचलित है। और त्याग प्रथा राजपूत समाज के अंदर प्रचलित है, जिसमें विवाह कार्यक्रमों पर, शादी के समारोह के अंदर आपको जानकारी हो, चारण भाट ढोली, चारण है, भाट है, ढोली है, ये लोग क्या करते थे, ये वधू पक्ष से मुंह मांगी दान दक्षिणा की हट करते थे। वधू पक्ष से मुंह मांगी दान दक्षिणा की हट, ध्यान देना, वधू पक्ष से मुंह मांगी दान दक्षिणा की हट करते थे। और मुंह मांगी दान दक्षिणा ये लोग मांगते थे वधू पक्ष से चारण भाट ढोली। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, चारण भाट ढोली ये सब मुंह मांगी दान दक्षिणा की हट करते थे। और दान दक्षिणा की हट की दड़िस पड़े, शुरुआत में तो मर्जी देता, धीरे धीरे जागीरो मांग लिए कि ऐ दियोरो ओई दियोरो। क्यों? क्योंकि सुविधा को अधिकार मान लिया, हमको दान दक्षिणा मिल रही है, धीरे धीरे अपना लागो कि तो मोरो हक है, मोने मिलना ही चाहिए। आपको जानकारी हो, चारण भाट ढोली ये राजपूत समाज के अंदर शादी समारोह के अंदर, और राजपूत समाज वाले भी अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा देते थे, और कोई नहीं देता तो आखी पाखीरा लोग ही कहता कि पचे चारण जी ने नाराज कर दियो, भाट जी ने नाराज कर दियो। अरे नाराजगी रे चक्कर में तो है जागीरो चले गए। ए होचे के हम लोग की हो चला, ए होचे की हम लोग की हो चला, हैंग जागीरो गए रे। आपको जानकारी हो, राजपूत समाज के लोगों से चारण भाट ढोली मुंह मांगी दान दक्षिणा का हट करते थे, और दान दक्षिणा का हट करते थे, और ये मुंह मांगी दान दक्षिणा देते थे, और दान दक्षिणा में गांव के गांव चले गए। आपको ध्यान हो, ऐसी शाही शादी क्या काम की जो जागीरों को उजाड़ जाए। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर कहते हैं कि जोधपुर के शासक मान सिंह जी के काल में 1841 में इस प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया। जरा ध्यान दें, 1841 के अंदर कहते हैं कि 1841 के अंदर जोधपुर के शासक मान सिंह जी के काल में, 1841 के अंदर जोधपुर के शासक मान सिंह जी के काल में, ध्यान देना, 1841 के अंदर जोधपुर के शासक मान सिंह जी के काल में इस प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया। खत्म नहीं, इस प्रथा को कम करना, मतलब लिमिटेड
करने का प्रयास जो है वो किया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सीमित करने का प्रयास जो है वो किया गया, लेकिन विद्यार्थियों ये प्रयास भी नाकाफी सिद्ध हुआ। और कहते हैं, बाद में आपको जानकारी हो, जोधपुर के राजा मानसिंह जी के काल में 1841 में इस प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में 1888-89 के अंदर मेवाड़ में वाल्टर कृत हितकारिणी सभा, आपको जानकारी हो 1888-89 के अंदर, आपको कमेंट के अंदर बताना है कि यह सभा क्या थी, इसकी स्थापना किसने की। इस संस्था के बारे में मैं इसी चैप्टर के अंदर आगे आऊंगा, इस संस्था के ऊपर भी आपको जानकारी दूंगा, जरा ध्यान दें। लेकिन आप लोगों को आ रहा हो तो निश्चित रूप से बताइएगा। 1888-89 के अंदर मेवाड़ के अंदर एक संस्था थी जिसका नाम था वाल्टर कृत हितकारिणी सभा। एक संस्था थी जिसका नाम था वाल्टर कृत हितकारिणी सभा, और इस सभा ने इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया। ध्यान देना, इस कुप्रथा को खत्म करने का प्रयास वाल्टर कृत हितकारिणी सभा ने किया। कहते हैं कि वाल्टर कृत हितकारिणी सभा ने 1888-1889 के अंदर, विद्यार्थियों इस सभा को वाल्टर कृत हितकारिणी सभा कह दो या वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा कह दो, 1888-1889 के अंदर यह संस्था विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास कर रही थी। यह सभा विवाह से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो गलत प्रथाएं थी, जो आडंबर थे, उनको खत्म करने का प्रयास कर रही थी। और इस संस्था ने 1888-1889 में इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, आपको आ रहा हो इस सभा के बारे में कोई जानकारी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट के अंदर जो है वो पास अवश्य करिएगा। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। 1841 में जोधपुर के मानसिंह जी भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी यह प्रथा पूरी तरीके से रुकी नहीं, और आखिरकार देश की आजादी के साथ ही राजपूतों की जागीरें चली गई। तो विद्यार्थियों, फिर त्याग प्रथा, पूरी जागीरों का ही त्याग हो गया, 562 देशी रियासतों का ही त्याग हो गया। इससे बड़ा त्याग क्या होगा। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहने का मतलब यह त्याग प्रथा आज भी समाज के अंदर अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, देखो हमेशा यह होना चाहिए बुद्धिजीवी, क्योंकि अब हम बुद्धिजीवी, अब हम शिक्षित है, और शिक्षित व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास क्या है उतना ही खर्च करूं, मेरे पास जितनी चादर है मेरे पैर उतने ही पसरने चाहिए, मेरे पास 2 रुपए और मैं 10 रुपए खर्च करूंगा तो 8 रुपए मुझे उधार चढ़ाना पड़ेगा, जिसकी भरपाई नहीं होगी। और जिंदगी के अंदर जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो। आपको ध्यान हो, जिंदगी को जिंदगी मानकर जियोगे तो लंबा जियोगे। इसलिए त्याग प्रथा जो राजपूत समाज में प्रचलित रही, विवाह कार्यक्रमों में प्रचलित रही, आमतौर पर चारण भाट डोली वधु पक्ष से मुंह मांगी दक्षिणा का हट करने लगे। 1841 में जोधपुर के शासक मानसिंह जी के काल में हमने इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास भी किया, लेकिन खत्म नहीं हो पाई। फिर वाल्टर कृत हितकारिणी सभा ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन देश की आजादी के बाद जब जागीर ही नहीं रही तो हमें तो लेना है तो ठीक है, धीरे धीरे तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ होता था देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो गई, रिमूव हो गई, खत्म हो गई। ध्यान दें, मैं राजपूत समाज की एक और प्रथा पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। विद्यार्थियों ध्यान देना, अब हमारे विद्यार्थी कह रहा मत खाली कोई अगर आप में से राजपूत विद्यार्थी है, सर खाली राजपूतों की प्रथा बता, नहीं बाकी वालों की भी बताऊंगा, चिंता मत करें। देखिए राजस्थान में राजपूत घराने थे, इसलिए ज्यादातर प्रथाएं तो राजपूतों की आएगी, क्योंकि वो डोमिनेट करते थे राजस्थान के अंदर। आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर एक और प्रथा पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, और वो है कन्यावध। ध्यान देना, यह कन्यावध भी आमतौर पर राजपूतों में प्रचलित है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल राजपूतों में, लेकिन आमतौर पर कन्यावध की परंपरा भी, परंपरा नहीं कहूंगा, प्रथा, और प्रथा भी कैसी, बिल्कुल गलत प्रथा। आपको जानकारी हो, आमतौर पर कहते हैं कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों के अंदर और खास तौर से राजघरानों में या बड़े बड़े जागीरदारों के परिवारों में, सामंतों के परिवारों में, राजपूतों के परिवारों में जब घर में एक बच्ची का जन्म होता था, एक लड़की का जन्म होता था, तो उस लड़की को जन्म के बाद में अफीम खिलाकर, अम्बल खिलाकर, और या फिर उसे गला घोट के
और मार दिया जाता था। आप सोचिए, मेरा ऐसा कहने से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं और हमारे सुनने वाले दर्शकों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों, उन लोगों के रोंगटे क्यों नहीं खड़े होते थे जिन घरों में उनकी बच्चियों को जो है वो खत्म कर दिया जाता था। आपको जानकारी हो, आमतौर पर हमारे अंदर वो, चूंकि अब शिक्षा के साथ में वो भाव आया है कि लड़का और लड़की बराबर, लेकिन राजपूतों में इस प्रथा का कारण लड़की का कम समझना नहीं था। ये बात और बता दूं, आपको जानकारी हो, जब भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमण हुए, चाहे वो 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और बाद में चाहे वो सल्तनत काल में गौरी का आक्रमण हुआ या उससे पहले गजनवी का हुआ हो, और चाहे बाद में फिर मुगलों के समय में मुगलों के आक्रमण हुए, कहते हैं कि भारत में जब मुसलमानों के आक्रमण का दौर चला तो आम तौर पर देखो, एक कन्या का जन्म लेना राजपूत घरों में कई समस्याओं को जन्म भी देता था, क्योंकि राजपूतों के लिए कन्या की प्रतिष्ठा, कन्या की इज्जत, वो उनकी मान और मर्यादा का प्रतीक हुआ करती थी। लेकिन विद्यार्थियों, मैं फिर एक सवाल खड़ा करता हूं कि ऐसी मान और मर्यादा का क्या जो एक बच्ची का गला घोट ले? हमारी मान और मर्यादा, एक बच्ची को जन्म लेते ही मार देते, क्या ये हमारी मान और मर्यादा को ऊंचा करता था? नहीं। लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर ऐसी कुरीति प्रचलित रही। और आपको जानकारी हो, यह कन्यावध की प्रथा जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, कहते हैं कि ये कन्यावध लड़कियों का, अब जैसलमेर बॉर्डर पे अगर इधर देखोगे, जोधपुर रियासत में जैसलमेर के पास एक कुआं हुआ करता था जिसको कहते थे बाई जी का कुआं। बाई जी, बाई मतलब लड़की, और लड़की को पैदा होते ही उस कुएं के अंदर डाल देते थे। आप सोचिए, कहने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहां करते हुए भी रोंगटे खड़े नहीं होते थे, और होते होंगे तो भी कई परेशानियां ऐसी रही होगी कि वो बच्चियों को उस कुएं में डालते होंगे। लेकिन विद्यार्थियों, जो लड़की भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुई है, उस लड़की पर हजार मुसीबतें भी आए तो हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उस लड़की को, अपनी पुत्री को, अपनी बच्ची को, अपने घर की लड़की को उन मुसीबतों से बाहर निकाल सके और उसे संबल प्रदान कर सके कि वो जिंदगी को स्वाभिमान के साथ जी सके। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इतनी हिम्मत हमें लड़की में देनी होगी कि हमारे घर की लड़की स्वाभिमान के साथ जी सके, और अगर कोई लड़का उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो उसका सामना वो कर सके। देखिए, आज तो कानून ने लड़कियों के लिए बहुत सारे अधिकार दिए हैं। निश्चित रूप से एक लड़की को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, मगर राजस्थान की रियासतों में एक लड़की जैसे राजपूत घर में पैदा हुई, उनको यह भी डर रहता था कि आक्रमण होंगे, लड़की का बचाव कैसे होगा। राजपूत राजा जिंदगी भर युद्ध में उलझे हुए रहते थे, वो लड़की सम्मान के साथ कैसे जिएगी। वो लड़की राजघराने में पैदा हुई तो उसके लिए समकक्ष राजघराना ढूंढना पड़ेगा, बहू के रूप में वो जाए जिस राजघराने में, वहां भी उसको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी चिंता है, लेकिन बहुत सारी चिंताओं के बावजूद भी एक लड़की को मारना कहां तक जायज है? लेकिन फिर भी लड़कियों को मारा गया। आज पढ़े लिखे समाज में हम रहते हैं और हम किसी भी तरीके से इस प्रथा को जायज नहीं ठहरा सकते। विद्यार्थियों, ये कन्यावध की प्रथा राजस्थान के राजपूत समाज के अंदर प्रचलित रही, और कन्यावध मतलब कन्या का वध। और आपको जानकारी हो, देखो, यही राजस्थान है जहां कन्यादान जैसी परंपरा भी और जहां कन्यावध जैसी प्रथा भी है। एक आदमी जब अपनी कन्या का दान करता है, उसको लगता है मैंने जिंदगी के अंदर अपने कलेजे की टुकड़ी किसी को दान में दी है। और एक वही आदमी अपनी लड़की को जन्म होते ही अफीम खिलाकर गला घोट के मार देते हैं। विद्यार्थियों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भी एक बच्ची का पिता हूं, और गौर करिए, एक बच्ची को, एक लड़की को, एक पुत्री को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अगर आप इस दुनिया में नहीं तो आपके लिए चाहे पुत्र हो और पुत्री हो, कोई महत्व नहीं। और अगर आप जिंदगी में हैं तो ये भूल जाइए कि पुत्र ही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, या पुत्र ही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पुत्र से ज्यादा तो पुत्रियां बुढ़ापे का सहारा बनती है। अगर एक पुत्री को पता चलता है कि मेरे माता पिता की आंखों में आंसू है, पुत्री तुरंत अपने माता पिता के पास दौड़ी चली आती है और पुत्र अपने हजार काम निकाल लेता है। गौर करिए, कन्या का वध राजस्थान के अंदर, आपको जानकारी हो, कन्या का वध राजस्थान के राजपूत समाज में प्रचलित एक प्रथा रही। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1833 के अंदर कोटा के अंदर के फॉर कोटा और के फॉर कन्या, आपको जानकारी हो, कोटा के महाराव राम सिंह जी द्वितीय के काल के अंदर, कोटा के महाराव हुआ करते थे राम सिंह जी सेकंड, और कहते हैं कि कोटा के महाराव राम सिंह जी सेकंड के काल में
आपको जानकारी हो उनके पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेज एक पॉलिटिकल एजेंट वहां बैठते थे, विल्किंसन। विल्किंसन याद रखना, भूल जाओ तो विल्किंसन की ब्लेड आती है और ब्लेड से वध होता है, इसलिए कन्या वध के अंदर पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन। पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से विद्यार्थियों कोटा रियासत के अंदर 1833 के अंदर महाराव राम सिंह जी के काल में पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन, उसके प्रयास से ये प्रथा जो है वो खत्म करने का प्रयास किया गया। विल्किंसन के प्रयास से इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों, कन्यावध को खत्म करने के लिए जो पहला प्रयास किया गया राजस्थान की धरती पर, कहते हैं कि प्रयास ही नहीं बल्कि कोटा रियासत के अंदर इस प्रथा को अवैध घोषित किया गया। किसके प्रयास से? विल्किंसन के प्रयास से यह प्रथा अवैध घोषित की गई। ध्यान देना, कन्यावध की प्रथा को राजस्थान की कौन सी रियासत में अवैध घोषित किया गया? सबसे पहले वो कोटा रियासत में, के फॉर कोटा। और देखो, कन्यारो वध हैंगू खोटो कौम है, के फॉर कोटा, के फॉर खोटा, और कोटा के अंदर ये खोटा काम, कन्या का वध करने जो होता था, इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास कोटा के महाराव राम सिंह जी सेकंड के काल में किया गया। विद्यार्थियों, राम सिंह जी सेकंड कोटा के अंदर 1827 से लेकर 1866 तक ये राजा रहे थे। बहुत सारी प्रथाओं के अंदर इनका भी नाम आएगा। 1827 से 1866 के काल के दरमियान कोटा के महाराव राम सिंह जी सेकंड का काल और विल्किंसन के प्रयास से इस प्रथा को कोटा रियासत के अंदर अवैध घोषित किया गया। लेकिन अगले ही साल 1834 के अंदर बूंदी रियासत में भी, ध्यान देना, अगले ही साल 1834 के अंदर बूंदी रियासत में भी, और बूंदी के महाराव हुआ करते थे राम सिंह जी, राम सिंह। कोटा में राम सिंह सेकंड, लेकिन बूंदी में राम सिंह, जिसका काल है 1821 से 1889। विद्यार्थियों, इस काल के दौरान 1834 के अंदर बूंदी के महाराव राम सिंह जी ने भी इस कन्यावध की प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगर परीक्षा के अंदर कोटा और बूंदी अलग अलग ऑप्शन के अंदर हो कि कन्यावध कौन सी रियासत में सबसे पहले समाप्त हुई, कोटा में महाराव राम सिंह सेकंड के काल में विल्किंसन के प्रयास से, और दूसरी जगह जहां पर यह प्रथा गैर कानूनी घोषित हुई 1834 में बूंदी में और महाराव राम सिंह जी के काल में। अगर कोटा बूंदी दोनों ऑप्शन नहीं और सवाल आवे कि राजस्थान के कौन से अंचल में कानूनी तौर पर कन्यावध की प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, ढूंढाड़ में, तो आपका सही उत्तर होगा हाड़ौती में। हाड़ौती में अ से हाड़ौती, अ से अड़का, कन्या का वध बता अड़का की वेला, तो कहने का मतलब कन्या के वध को रोकने का प्रयास। आपको जानकारी हो, कन्या के वध की प्रथा को रोकने का, सीमित करने का, खत्म करने का यह प्रयास हाड़ौती क्षेत्र में हुआ 1833 में कोटा के अंदर महाराव राम सिंह सेकंड के काल में विल्किंसन के प्रयास से, और फिर 1834 में बूंदी में राम सिंह जी के काल के अंदर इस प्रथा को अवैध घोषित किया गया। मैंने सती प्रथा पर, कन्यावध पर और त्याग प्रथा पर, 3 प्रथाओं पर बात करी है, और कुछ अन्य प्रथाओं पर बात इसी वीडियो के अगले भाग के अंदर, या यूं कहूं कि अगले वीडियो में, इसी वीडियो का जो कंटिन्यू पार्ट अगला हमारा आएगा उसके अंदर हम कुछ और प्रथाओं पर भी चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुनिएगा और निश्चित रूप से अगर रोंगटे खड़े हो तो बताइएगा कि कैसी प्रथाएं राजस्थान में प्रचलित रही, सती प्रथा, कन्यावध, त्याग प्रथा। निश्चित रूप से ऐसी तमाम कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए हम सभी शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और केवल एक समाज की बात नहीं, राजपूत समाज के लोग भी जो शिक्षित है, बुद्धिजीवी है, निश्चित रूप से इन प्रथाओं के विरोध में अपनी आवाज को उठाते भी है, और निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प होकर, और हम इन प्रथाओं को समाप्त करने का, समाप्त तो है ही, लेकिन अगर इन प्रथाओं के बारे में बात भी चलती है तो हमें निश्चित रूप से इन बातों का अपने वैचारिक दृष्टिकोण से भी पुरजोर विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।